हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विकास बंसल एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज 29 अप्रैल 2020 है और आज की इस वीडियो में 29 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर्स और अलग से क्वेश्चन बनेंगे उन पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं जिनको आपने कमेंट बॉक्स में इनके जवाब देने हैं। चलिए बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ। झुमा खातून को बैन किया गया 4 साल के लिए क्योंकि डोप टेस्ट में फेल हो गए थे। ठीक है, और ये डोप टेस्ट एक खिलाड़ी का होता है क्योंकि जब खेलता है खिलाड़ी उस टाइम डोप टेस्ट किया जाता है कि इस खिलाड़ी ने अपनी जो एक्टिविटी या अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार से प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन तो नहीं किया है ना। तो झुमा खातून जो है इसका दोषी पाई गई और इनको बैन किया गया है और ये है भारतीय एथलीट है ना। और भारत में जो सैंपल कलेक्ट करती है डोप टेस्ट के लिए उस एजेंसी का नाम है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और ये काम करती है भारत सरकार के अंतर्गत, भारत के जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हैं। और नाडा का जो हेडक्वार्टर है वो आपने बताना है बच्चों नई दिल्ली के अंदर। और इसके जो चेयरमैन है इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू है। अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पर तो वर्ल्ड लेवल पर जो सैंपल कलेक्शन करती है उस एजेंसी का नाम है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा और इसके प्रेसिडेंट का नाम है विटोल्ड बांका। अगर क्वेश्चन आए आपको वाडा का प्रेसिडेंट आपने बताना है विटोल्ड बांका, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अब बढ़ते हैं तो क्वेश्चन आए आपको झुमा खातून का, तो आपने बताना एथलीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। King George Medical University has become first government hospital in India to launch plasma therapy treatment for COVID-19 situated in which city? जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये भारत का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है जिसने प्लाज्मा थेरेपी से मरीज का जो इलाज है वो शुरू किया है। अब देखो प्लाज्मा थेरेपी में जो पेशेंट है कोविड-19 से ग्रसित था लेकिन अब ठीक हो चुका है तो उसका जो प्लाज्मा है वो चढ़ाया जाता है कोविड-19 से जो संक्रमित रोगी है उसको, ताकि उसकी जो एंटीबॉडी जो क्षमता है या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके प्लाज्मा में, तो उससे उसका इलाज हो सके। और ये किंग जॉर्ज मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है ये आपने बताना है लखनऊ के अंदर है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ भारतीय शहर है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछेगा लखनऊ के बारे में, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस और। लखनऊ को कहा जाता है सिटी ऑफ नवाब। इसके अलावा इसको सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, चिकनकारी जो एम्ब्रॉयडरी है लखनऊ की काफ़ी फेमस है। एग्जाम में काफ़ी बार इसके क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि चिकनकारी जो एम्ब्रॉयडरी है ये कहाँ की फेमस है, तो आपने बताना है लखनऊ। इसके अलावा एकाना स्टेडियम लखनऊ में है लेकिन इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। आप सभी ने क्वेश्चन बताना है अटल बिहारी वाजपेयी की जो बर्थ एनिवर्सरी 25 दिसंबर को होती है, उस दिन इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए भारत में कौन सा दिवस या कौन सा डे मनाया जाता है। अब बढ़ते आगे। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी आपने बताना है लखनऊ के अंदर। और चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और चौधरी चरण सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पार्लियामेंट को एक दिन भी फेस नहीं किया है ना। और ये किसान हित नेता थे, तो इनके जन्म पर इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर किसान दिवस मनाया जाता है। आप सभी स्टूडेंट ने बताना है किसान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये स्वीडन के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। और ये क्या करता है वर्ल्ड लेवल पर इस तरह के डाटा कलेक्ट करता है कि किस देश ने मिलिट्री पर कितना पैसा खर्च किया है ना, डिफेंस पर कितना पैसा खर्च किया है। ये रिपोर्ट जारी करता है कि ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, और इसमें इंडिया का रैंक बताइए कि ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग में इंडिया का रैंक कितना है। देखिए बच्चे, वर्ल्ड में मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा जो खर्चा किया है यूएसए ने किया है ना। 2000 बात कर रहा हूँ मैं 19 की, और 2020 में ये डाटा जारी किया गया है। 2021 में किया जाएगा 2020 के लिए। तो सेकंड जो नंबर है वो चाइना का है, तीसरा नंबर इसमें इंडिया का है, फोर्थ रैंक इसमें रशिया का है और फिफ्थ जो रैंक है इसमें सऊदी अरेबिया का है। ठीक है, 2018 में इंडिया का जो रैंक था वो फोर्थ था लेकिन अब एक पायदान ऊपर आ गया और इसका कारण माना गया है
कि भारतीय जो पड़ोसी देश है चाइना और पाकिस्तान, इनके साथ भारत के तनावपूर्ण रिश्ते हैं, जिसके कारण भारत जो है अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है। तो क्वेश्चन है आपको कि ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग 2019 में इंडिया का रैंक आपने बताना है 3rd, और इसको टॉप किया है यूएसए ने। अब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काम करता है, स्वीडन के अंडर काम करता है, और इसकी स्थापना 6 मई 1966 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है, और स्टॉकहोम जो है वो कैपिटल है स्वीडन की। और यहाँ की एक बहुत ही फेमस एक लड़की है, बहुत ही कम उम्र की, मात्र 16 साल की लड़की है, नाम है ग्रेटा थनबर्ग, और ये स्वीडिश इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है ना, और काफ़ी चर्चा में रही ये। और बच्चों इसने जो शुरू किया था स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट, इसने शुरू किया था स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट, जिसको कहा जाता है कॉल्ड फ्राइडे फॉर फ्यूचर, या कहते हैं यूथ फॉर क्लाइमेट, या क्लाइमेट स्ट्राइक और यूथ स्ट्राइक भी कह सकते हैं। और इसको ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा शुरू किया गया ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। और इस इनिशिएटिव का मेन मकसद क्या है कि स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, जो कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं, वो अपना कुछ समय निकाले ताकि इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए सरकार का जो ध्यान है वो इन्वायरमेंट की तरफ भी लगाया जा सके। तो ग्रेटा थनबर्ग पूछेगा, आपने बताना है कि ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है और स्वीडन की है, और स्वीडन की कैपिटल जो है स्टॉकहोम है, और ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग में इंडिया का रैंक 3rd, और टॉप किया है यूएसए ने, 2nd चाइना, 3rd इंडिया, 4th रशिया और 5th सऊदी अरेबिया। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हेन सेलिब्रेट वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ये जो डे मनाया जाता है, जो भी एम्प्लॉयर या मजदूर कहीं अपने वर्क प्लेस पर काम करते हैं, तो वहाँ पर उनके साथ किसी प्रकार की मिसहैपनिंग ना हो जाए, उनकी सेफ्टी और उनके हेल्थ के लिए ये डे मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है हर साल 28 अप्रैल, है ना, 28 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बच्चों जिनेवा के अंदर, और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, और इसके कारण हर साल 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे भी मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ILO के बारे में बोल सकते हैं, इसके प्रेसिडेंट का नाम आपने बताना है गाय राइडर, है ना। इसके जो प्रेसिडेंट है ILO के या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, आपने बताना है गाय राइडर। और हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। और बात करें 26 अप्रैल, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। 29 अप्रैल को वर्ल्ड डांस डे मनाया जाता है, और 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वर्ल्ड व्हेन सेलिब्रेट वर्ल्ड डांस डे। अभी चर्चा करके हटे हैं वर्ल्ड डांस डे, यानी आज 29 अप्रैल है, और आज वर्ल्ड डांस डे मनाया जा रहा है। और वर्ल्ड डांस डे को सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड थिएटर इंस्टीट्यूट। और वर्ल्ड थिएटर इंस्टीट्यूट जो है ये यूनेस्को के द्वारा बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। दिस फेडरेशन आल्सो सेलिब्रेट वर्ल्ड थिएटर डे। इस फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड थिएटर डे भी मनाया जाता है, और वो मनाया जाता है 27 मार्च। और वर्ल्ड डांस डे जो मनाया जाता है ना बच्चों, जो मॉडर्न बैलेट है, इसके जो क्रिएटर एक फ्रांस के डांसर थे, नाम था जीन जॉर्ज नोवरे। इनकी जन्म तिथि पे ये वर्ल्ड डांस डे मनाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड डांस डे कब मनाया गया, तो आपने बताना है 29 अप्रैल। चलिए क्वेश्चन नंबर आते 6 पे। RBI हैज अनाउंस्ड अ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ व्हाट अमाउंट फॉर म्यूचुअल फंड्स। इन दिनों में काफ़ी क्राइसिस चल रहा है इकोनॉमी को लेके, और उसको संभालने के लिए RBI जो है काफ़ी वर्क कर रहा है। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड जो ये क्राइसिस चल रहा है, इसके दौरान जो म्यूचुअल फंड मार्केट है वो भी काफ़ी डाउन जा रही है, जिसके कारण बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सी फर्म्स जो है वो दिवालिया होती जा रही है। इसके लिए जो RBI ने एक जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी म्यूचुअल फंड्स को इस सिचुएशन से उबारने के लिए जारी किया है, और फंड है 50,000 करोड़। ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि RBI ने स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी जो है एक अमाउंट लॉन्च किया है म्यूचुअल फंड्स के लिए, कितना अनाउंस किया, तो आपने बताना है 50,000 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पिच ब्लैक एक एक्सरसाइज है, और इसको हाल ही में कैंसिल किया गया है। काफ़ी इवेंट्स कैंसिल हुए हैं, और उनके चलते हुए पिच ब्लैक एक वॉर एक्सरसाइज है, और इसको कैंसिल किया गया है ड्यू टू कोविड-19, और ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ करती है।
और पिच ब्लैक जो है एक्सरसाइज है किस फोर्स की, यानी एयरफोर्स की है या आर्मी की है या नेवी की है या मतलब सभी को मिला के की जाती है। तो बच्चों ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है पिच ब्लैक, और ये होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है उसके द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है और इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो क्वेश्चन है पिच ब्लैक, तो आपने बताना है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और ये एयरफोर्स की वॉर एक्सरसाइज है। अब आप सभी ने बताना है इंडियन एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल है इस टाइम, उनका क्या नाम है। चलिए कुछ और जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस इंडेक्स एक नवल एक्सरसाइज है, ऑस इंडेक्स है ना। AUS का मतलब ऑस्ट्रेलिया, IN का मतलब इंडिया, ठीक है, IND का मतलब इंडिया, और EX का मतलब एक्सरसाइज, और ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच में होती है। अब आप सभी ने एक क्वेश्चन और बताना है, नेवी डे कब मनाया जाता है। ठीक है, नेवी डे कब मनाया जाता है, और नेवी के सबसे बड़े अधिकारी को कहा जाता है एडमिरल। तो इंडियन जो नेवी के एडमिरल का नाम भी आप सभी ने मेंशन करना है। अब बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और यहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। अगर प्रधानमंत्री का नाम पूछे ना तो आपने स्कॉट मॉरिसन बताना है। और इनको बड़ी पॉपुलरली कहा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया जो है इसको प्यासी धरती का देश कहा जाता है, द कंट्री ऑफ थ्रस्टी लैंड, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया को रेफर किया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं कि द रेंज ऑफ वेरी हाई प्लेचूज, क्योंकि आप प्लेचूज बहुत ज़्यादा है, पठार बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड ग्रेट डाइविंग रेंज। ठीक है ना, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया को ग्रेट डाइविंग रेंज भी कहा जाता है, क्योंकि जो समुद्री किनारे हैं उनके कारण काफ़ी पठार है। पठार क्या होता है, जमीनी हिस्सा लेकिन जमीन से काफ़ी ऊंचा उभरा हुआ, ठीक है ना, उसको पठार या प्लेचू कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया को इसके कारण ग्रेट डाइविंग रेंज भी इसके ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। उसके अलावा माउंट कोजिस्को जो है ये काफ़ी चर्चा में रहा, ठीक है ना, माउंट कोजिस्को, और ये ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक का नाम है बच्चों। ठीक है, उसके लिए अगर मैं बात करूं, द डाउन्स ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो डाउन्स ग्रासलैंड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है। तो अपना जो क्वेश्चन था पिच ब्लैक का, तो ये आपने बताना है एयरफोर्स की वॉर एक्सरसाइज है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बच्चों। हु पब्लिश कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या होता है, वैसे वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है और इसका मेन मकसद क्या है, कमोडिटी की स्टडी करनी। और इसने क्या स्टडी करी है कि जो डिमांड है और सप्लाई है इस समय मार्केट में, वो दोनों ही प्रभावित हुई है और काफ़ी डाउन चली गई है ना तो डिमांड है और ना ही सप्लाई है, तो दोनों के कारण इकोनॉमी काफ़ी डाउन चली गई है। और इन्होंने क्रूड ऑयल जो है उसके दामों पर भी चिंता जताई, काफ़ी डाउन जाने की संभावना इन्होंने व्यक्त करी है, और इकोनॉमी के काफ़ी स्लो रहने की इन्होंने अपनी जो एक प्रेडिक्शन दी है। तो क्वेश्चन आया आपको, कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक जो रिपोर्ट है ये जारी कौन करता है, तो आपने बताना है बच्चों वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC के अंदर है, और इसके जो प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास। ठीक है, ADB का जो हेडक्वार्टर है ये आपने बताना है फिलीपींस के अंदर, और IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD, इसका हेडक्वार्टर आपने बताना है पेरिस के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एयरटेल हैज़ टाइड अप विद विश टू इंक्रीज इट्स नेटवर्क कैपेसिटी। एयरटेल ने अपनी नेटवर्क कैपेसिटी और अपने जो कस्टमर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किसके साथ टाई अप किया है, तो आपने बताना है नोकिया के साथ टाई अप किया है। ठीक है, और नोकिया जो है इसका हेडक्वार्टर फिनलैंड के अंदर है ना। लंबे टाइम से हम लोग नोकिया यूज़ करते आए हैं, तो शायद हमें लगता होगा ये इंडियन कंपनी है, नहीं, ये फिनलैंड की कंपनी है। और बच्चों नोकिया एक टाउन है जो कि नोकिया विराता रिवर के किनारे बसा हुआ टाउन है, और ये जो कंपनी है नोकिया की ये इसी रिवर के किनारे बसी हुई है, जिसके कारण इस कंपनी का नाम नोकिया पड़ा। और नोकिया जो है फिनलैंड की कंपनी है। फिनलैंड को कहा जाता है द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, है ना, 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। और यहाँ की कैपिटल है हेलसिंकी, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर काफ़ी यंगेस्ट है जिनका नाम काफ़ी चर्चा में रहा, और आज भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, सना मारिन। ठीक है ना, क्वेश्चन है सना मारिन ये कहाँ की प्रधानमंत्री है, तो आपने बताना है बच्चों फिनलैंड की प्रधानमंत्री है। और एयरटेल ने टाई अप किया है अपने नेटवर्क कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए नोकिया के साथ। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, किस स्टेट ने जीवन अमृत योजना शुरू करी है? इस योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश ने, और यहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको आदेश दिए यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं अपने प्रदेश के अंदर, उनको जो काढ़ा या एक चूर्ण बांटा जाएगा या जो आयुर्वेदिक काढ़ा बांटा जाएगा, जिससे वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। तो क्वेश्चन आया आपको, जीवन अमृत योजना ये शुरू करने वाला स्टेट, तो आपने बताना है मध्य प्रदेश, कैपिटल भोपाल है, और सीएम का नाम आपने बताना है शिवराज सिंह चौहान। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट फॉर रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया? देखो बच्चों, प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है? एक ऐसा सेक्टर जो अभी भी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, जो किसी भी देश का आधारभूत होता है और जो ग्रो कर रहा है, जिसको प्रायोरिटी से लैंडिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर जो है प्राथमिक क्षेत्र कह सकते हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है आरआरबीज के लिए 75% होता है, लेकिन कमर्शियल बैंक्स के लिए 40% होता है। जो कमर्शियल बैंक्स है ना बच्चों, उनके लिए जो जितने भी, अगर बात करूं मैं, नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है ना, चाहे वो पीएनबी है और है, उनके लिए तो 40% है। और अगर मैं बात करूं आरआरबी या रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक, उनके लिए 75% है। और ये अपने टोटल लैंडिंग का इतना परसेंट यानी प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग करता है। प्रायोरिटी सेक्टर में मैं बात करूं एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रीन्यूएबल एनर्जी, ये सारे के सारे प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। और प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग होती है कमर्शियल बैंक्स के लिए, ये 40% होती है, और ये इनको करना अनिवार्य होता है आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आरबीआई इनको मैंडेटरी करता है कि इतना पैसा आपने प्रायोरिटी सेक्टर में लैंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं बच्चों। इरफान खान, जिनकी फोटो आप देख रहे हो, इरफान खान की डेथ आज 29 अप्रैल 2020 को हुई है, ठीक है। इनका संबंध किस सेक्टर से था? ठीक है, इरफान खान जिनकी डेथ हुई है आज 29 अप्रैल 2020 को, इनका संबंध किससे था? तो आपने बताना है फिल्म एक्टर, काफ़ी चर्चा में रहे, काफ़ी अच्छी फिल्में इन्होंने भारतीय सिनेमा को दी, और इसके अलावा इन्होंने हॉलीवुड के 1-2 फिल्मों में भी काम किया। और भारत की एक फिल्म थी पान सिंह तोमर, जिनमें इनका किरदार जो था बड़ा ही सराहनीय किरदार था पान सिंह तोमर के अंदर। तो इरफान खान पास्ड अवे रिसेंटली, तो आपने बताना है फिल्म एक्टर। इरफान खान का बच्चों जो इनका जो नाम था एग्जैक्टली साहबजादे इरफान अली खान, इनका जो नाम था साहबजादे इरफान अली खान इनका नाम था, और इनका जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था, ठीक है। 7 जनवरी 1967 को इनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान के अंदर, और डेथ 29 अप्रैल 2020 यानी आज इनकी डेथ हुई है। और इनकी जो पहली फिल्म थी, डेब्यू फिल्म थी सलाम बॉम्बे, इनकी डेब्यू फिल्म थी, और ये 1988 में इन्होंने भारतीय सिनेमा को दी। और इनके एक्टिंग के लिए, जोरदार और जीवंत किरदार निभाने के लिए इनको पद्मश्री 2011 में इनको दिया गया, ठीक है ना। पद्मश्री अवार्ड दिया गया 2011 के अंदर। अब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस देखिए। विच इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप्ड इंडियन इंस्टीट्यूट इन टाइम्स हायर एजुकेशन? दूसरा देखिए, सना जो मीर है ये रिटायर्स लिए इन्होंने, और किस गेम के खिलाड़ी हैं और किस देश से बिलोंग करते हैं ये भी बताना आपने। आगे बात करते हैं वॉब लॉगमैन, ये प्राइम मिनिस्टर है किस कंट्री के। क्वेश्चन नंबर 4, अभी किस देश ने फ्लॉगिंग की जो पनिशमेंट है इसको एबोलिश किया है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जो है ये बायोग्राफी है किसकी? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोविड फार्मा ऐप को किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, और इन्होंने जो करंट फाइनेंशियल ईयर था पिछला, उसमें कितना एक हाईएस्ट एवर इन्होंने हाईवे कंस्ट्रक्ट किया, उसकी आपने लेंथ बतानी है कितने किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? टोक्यो ओलंपिक जो है 2021 में किस तारीख से किस तारीख तक होने हैं? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लार्जेस्ट पावर प्लांट टू अचीव 100% प्लांट लोड फैक्टर, उसका नाम आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड बैंकिंग एज अ पब्लिक यूटिलिटी अंडर विच एक्ट, आपने एक्ट का नाम बताना है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हु इज पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ठीक है, इंडिया के पावर मिनिस्टर का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए,
डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डायरेक्टर जनरल, और उसका नाम आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब मनाया जाता है? ठीक है, इस बार पहले ही बार मनाया गया, फर्स्ट टाइम मनाया गया चगास डिजीज डे, और ये मनाया कब जाता है? और क्वेश्चन नंबर 15, हु इज सीएम ऑफ ओडिशा? ओडिशा के सीएम का नाम बताइए। तो उम्मीद करता हूँ आज 29 अप्रैल के जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए गए, सारे क्वेश्चन आप बढ़िया से कर पा रहे हो। इसी दौरान हमने एक स्टैटिक जीके की भी सीरीज शुरू करी है, तो वो भी आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन्स आपको करवाए जाते हैं वो आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम से में ये क्वेश्चंस आपको काम आए। और मैं बड़ी विश्वास से ये बात कहता हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करते हो तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी, और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। धन्यवाद।